हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इक्वेटर लाइन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इक्वेटर लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है, कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से सी बॉडी से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था केवलादेव नेशनल पार्क को लेकर के। तो केवलादेव नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, केवलादेव नेशनल पार्क जिसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, हमारे इंडिया में जो राजस्थान स्टेट है उसके ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रामसर साइट भी है। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, यहाँ से गंभीर और बाणगंगा दो इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ से फ्लो होती है। केवलादेव नेशनल पार्क बहुत सारी स्पीसीज के लिए ब्रीडिंग एरिया प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक विंटर सीजन में यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस है साइबेरियन क्रेन। अब ये हमने डिस्कस किया कि केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो एक रामसर साइट है। तो रामसर साइट से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। 1971 का टाइम है। ईरान जो कंट्री है वहाँ पर एक सिटी है रामसर। वहाँ पर एक कन्वेंशन होती है और उस कन्वेंशन में ये डिस्कशन किया जाता है कि जो भी हमारी वेटलैंड साइट हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए। और फिर ये जो ट्रीटी हुई वो जो है वो 1975 में फोर्स में आ गई। अब इसमें क्या हुआ कि टाइम के साथ में ये देखा गया कि जो वेटलैंड साइट जिनको रजिस्टर किया जा रहा है, जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है, उनमें टाइम के साथ में कुछ डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। अब वो डिग्रेडेशन जो है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल तरीके से भी हो सकता है। टाइम के साथ में वेटलैंड साइट का एरिया डिक्रीज होना, यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होना, इन सभी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ये माना गया कि जो वेटलैंड साइट है वो कुछ वेटलैंड साइट जो है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। और इसीलिए फिर 1990s के टाइम में ये डिसीजन लिया गया कि हम एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उस रजिस्टर में उन सारे वेटलैंड साइट का नेम लिखेंगे जिनमें टाइम के साथ में डिग्रेडेशन देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में 3 साइट्स जो वेटलैंड साइट हैं उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, जो एक रजिस्टर जो मेंटेन किया गया था ना, उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के नाम से जाना गया। तो हमारे इंडिया की 3 साइट जो है वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर की गई, जिसमें एक साइड चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, एक साइड जो लोकटक लेक मणिपुर में है और एक केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चिलिका लेक है उसको टाइम के साथ में फिर रिमूव कर दिया गया इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से, क्योंकि इसमें देखने को मिला होगा कि टाइम के साथ में इसमें अपग्रेडेशन हुआ है। बहुत सारी लोकल लेवल पर NGO, गवर्नमेंट, इन्होंने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की होगी कि इस एरिया को डेवलपमेंट किया जाए, इसका प्रोग्रेस किया जाए, और इसकी वजह से मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था उससे चिलिका लेक को बाहर कर दिया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की 2 साइट जिसमें केवलादेव नेशनल पार्क है और लोकटक लेक मणिपुर की जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं केवलादेव नेशनल पार्क को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है फ्रंट पेज पर। आप सभी को पता है अभी प्रेजेंट टाइम में अल्ट न्यूज़ जो है उसके को फाउंडर मोहम्मद जुबीर को अरेस्ट किया गया है। लगभग 4 इयर्स पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, कुछ ट्वीट किया था, उसके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो अल्ट न्यूज़ की जो भी पेमेंट सर्विस है उसको कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। और बैन इस बेसिस पर किया गया कि उन्होंने FCRA एक्ट का यूज़ करते हुए कुछ गलत तरीके से फॉरेन कंट्री से कुछ कंट्रीब्यूशन लिया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब डिस्कशन किया गया, रिसर्च किया गया, तो ये माना गया कि इस तरीके का जो पेमेंट सर्विस है उसका कोई भी मिसयूज़ इन्होंने नहीं किया है और दोबारा से उनकी पेमेंट सर्विस को रेगुलर कर दिया गया। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मीन्स FCRA। इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में ये देखा गया कि फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारे मनी का फ्लो देखने को मिला। फिर टाइम टू टाइम ये डिस्कशन होने लगा कि हो सकता है कि इस मनी की वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले, हमारी कंट्री की जो एक इंटीग्रिटी है उसका वायलेशन देखने को मिले। तो इसी को लेकर के 1976 में एक एक्ट लाया गया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन से जो भी मनी जो आएगा, जो पैसा आएगा उसको हम रेगुलेट करेंगे ताकि किसी भी इलीगल एक्टिविटी को इंडिया में प्रमोट ना किया जा सके। फिर टाइम के साथ में जो सिचुएशन है, कंडीशन जो है वो चेंज हुई और इसी के बेसिस पर हम देखें तो टाइम टू टाइम इस FCRA एक्ट में अमेंडमेंट देखने को मिले। 2010 में अमेंड किए गए, फिर 2020 में भी अमेंड किए गए। अभी 2020 में जो अमेंड किए गए उनको लेकर के NGO जो है वो जुडिशरी में गए। फिर जुडिशरी ने ये क्लियर किया है कि देखो FCRA एक्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। फॉरेन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पर्सन को अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, कोई मनी मिल रहा है तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसके ऊपर टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अभी FCRA एक्ट में जो नए चेंजेस लाए गए हैं उसमें डिसीजन लिया गया है कि जो NGO है उनको अपना SBI एफिलेटेड एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा दिल्ली में। इसके अलावा उनको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी जो NGO है उसमें डिसाइड कर दिया गया कि जितना भी मनी आपके पास में आ रहा है उसका मैक्सिमम 20% जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप खर्चा कर सकते हो। पहले क्या होता था, 50% की कैप थी। तो जो पैसा, मान लो कोई किसी NGO को फॉरेन से मनी मिल रहा है कि आप एजुकेशन में खर्चा करोगे, लेकिन वो एजुकेशन में तो 50% ही खर्चा कर रहे हैं, 50% तो अपने एम्प्लॉय पर खर्चा कर रहे हैं। तो ये डिसीजन लिया गया है कि 20% की जो कैप है उसको यहाँ पर डिसाइड किया गया है। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से रोका गया है। ये क्लियर किया गया है कि अगर किसी NGO को मनी मिलता है तो वो NGO ही उसको खर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि वो NGO के पास में मनी आ रहा है, मान लो कोई NGO है उसके पास में बाहर से किसी कंट्री से पैसा आया, फिर उस NGO ने किसी और NGO को पैसा दे दिया, तो इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था और ये देखा भी गया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि वास्ट लेवल पर कोई NGO काम कर रहा होता है, फिर लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर या स्पेसिफिक किसी एरिया बेसिस पर किसी अदर NGO से एफिलेटेड या उसके साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करके अपना जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं इनकी वजह से प्रोटेस्ट भी हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुए थे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो कुछ टाइम पहले भी FCRA एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। बहुत सारे जो हमारे NGO हैं उनको बैन किया गया था क्योंकि टाइम टू टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया था। इसमें ये भी डिसीजन लिया गया है नए अमेंडमेंट में कि हर NGO को हर 5 साल के बाद में एक नया सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हर 5 साल के बाद में ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू होगा। और जब रिन्यू होगा तो जो भी बेसिक प्रोविजन है उन सभी को व्यू किया जाएगा और अगर वायलेशन देखने को मिलता है तो जो भी सर्टिफिकेट है उसको अनल कर दिया जाएगा, कैंसिल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये FCRA एक्ट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। आपको ये बताना है कि ये जो एक्ट है, ये जो रेगुलेशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर महाराष्ट्र में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं उसी के बारे में यहाँ पर दिखा रखा है कि वहाँ पर एक तरीके से उन्होंने अपनी जो मेजोरिटी है वो प्रूव कर दी है कि हाँ उनके पास में मेजोरिटी है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना को लीड कर रहे हैं तो उन्होंने अपने तरफ से रखा कि हम शिवसेना से नहीं हटे हैं, शिवसेना जो पार्टी है उसी से हम बिलोंग करते हैं, भले ही हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं, BJP को प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। उन्होंने कुछ इंसिडेंट बताए कि 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो एज ए CM जो है उनका नाम ही सामने रखा गया था, लेकिन शिवसेना के जो लीडर हैं उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि शिवसेना जो पार्टी है जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पर वो एक तरीके से एस्टेब्लिश हुई थी उन सभी को हम फ्लोरिश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है वो अजीत पवार को दी गई है और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उनको चुना गया है, जो पहले एनसीपी लीडर है प्रेजेंट टाइम में और फॉर्मर डेप्यूटी CM भी रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट जो है, देखो जो बाइफर्केशन देखने को मिला, एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर भी इस इशू को जो है वो रेगुलेट किया जाएगा। तो जुडिशरी में जो भी पिटीशन है उनको डिस्कशन किया जाएगा 11 जुलाई को। यहाँ पर
महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर का जो डिसीजन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे मन भारत गोगावले, ओके, मान भारत एज द न्यू चीफ व्हिप ऑफ द शिवसेना, ये कुछ जो इनकी रिकॉग्निशन है, जो उनका एक तरीके से जो उनका अपॉइंटमेंट किया गया है, इसको लेकर के पिटीशन डाली गई है। उद्धव ठाकरे कैंप के जो लॉयलिस्ट हैं सुनील प्रभु, उन्होंने ये पिटीशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर 11 जुलाई को डिस्कशन करेगा कि कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन से जो इशू जो प्रेजेंट टाइम में जो भी नया मर्जिंग देखने को मिला, इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिसमें वायलेशन देखने को मिल सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को लेकर के, इन सभी को लेकर के जुडिशरी में डिस्कशन होगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और इसके अलावा बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं सुब्रत पाठक, लोकसभा मेंबर हैं दोनों के दोनों। इन्होंने कुछ वीडियो शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसको लेकर के जगह जगह एफआईआर रजिस्टर की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि जो भी फेक वीडियो इन्होंने शेयर किया है उसको रिमूव किया जाए। देखो, अभी तो इसको लेकर के जांच होगी, एग्जामिन होगा कि वो वीडियो फेक है या नहीं है, लेकिन अगर ये क्लियर होता है तो इससे बात पता चलती है कि जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने लग गया है। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए, अगर हम अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी देखें तो इस तरीके के जो डेरोगेटरी वीडियोस हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हों, हमें उनको स्प्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि वो किस तरीके से बनाए गए हैं। उनको दोबारा से चेंज करके कुछ चीज़ें जो हैं वो तो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं। तो जो ऑथेंटिसिटी है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाती तब तक इस तरीके के वीडियोज़ को शेयर करने से रुकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये इशू किया है कि होटल्स और रेस्टोरेंट जो है वो सर्विस चार्ज के नाम पर जो कस्टमर से जो एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं वो उनको कलेक्ट अब नहीं करना है। और अगर इस तरीके का देखने को मिलता है, मतलब आपको ऑटोमेटिकली बेसिस, बहुत बार जो भी होटल सर्विसेज होती हैं वहाँ पर जब बिल जनरेट होता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली तरीके से अपने सिस्टम को इस तरीके से उन्होंने अपग्रेड किया है कि जितना मनी कंज्यूम किया गया उसके बेसिस पर जो टैक्स है वो इनडायरेक्टली जो है वो इसमें सम अप हो जाता है, एड अप हो जाता है आपका जो फाइनल बिल होता है उसमें। तो इसके बेसिस पर ये बताया गया है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बोला है कि इस तरीके का जो भी बिल होता है वो एज ए डिफ़ॉल्ट लिया जाएगा, और अगर आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन करते हो तो उसके बेसिस पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है राजस्थान स्टेट को लेकर के है। देखो, राजस्थान स्टेट का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आप सभी को पता है, मैप के थ्रू अगर हम व्यू करें तो ये राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर चंबल रिवर फ्लो होती है। चंबल रिवर जो है वो एमपी, यूपी और राजस्थान तीनों स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर राजस्थान काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है इसको लेकर के इस एरिया में जो वाटर एक्टिविटी है वो रेगुलर हो सके, चंबल का जो वाटर है उसको डाइवर्ट किया जा सके अदर एरियाज़ में, ताकि उसके वाटर का यूज़ किया जा सके ड्रिंकिंग पॉइंट्स के लिए, इरिगेशन पॉइंट के लिए। और इसके लिए ERCP जो प्रोजेक्ट है, ओके, ERCP जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसको सेंट्रल प्रोजेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दीजिए। ERCP प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना भी उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड पर रखा है। उन्होंने बोला है कि अदर स्टेट जिनसे चंबल रिवर का जो वाटर है वो शेयरिंग पार्ट्स है, उन सभी को लेकर के डिस्कशन नहीं किया गया है। स्पेसिफिक यहाँ पर बात की गई है MP मध्य प्रदेश स्टेट को लेकर के। तो यहाँ पर राजस्थान ने कुछ बेसिक पॉइंट रखे हैं कि ERCP जो प्रोजेक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डिस्कशन है वो बहुत पहले हो चुका था, और बहुत पहले जब हो चुका था तो इसके बेसिस पर अब दोबारा से उन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करना। देखो, यहाँ पर बता रखा है कि MP का जो ऑब्जेक्शन है वो बेसलेस है। 2005 में ही इंटर स्टेट जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि जो एक्स्ट्रा वाटर है इसका यूज़ किया जाएगा यहाँ पर राजस्थान की जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से सब्जेक्ट में आते हैं।
ये सब्जेक्ट क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो लॉ बना सकते हैं, सेंटर लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है, उन सब्जेक्ट को अलग अलग जो सब्जेक्ट लिस्ट जो है उसमें डिसाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो 3 लिस्ट है शेड्यूल 7 में, जिसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। आपका क्वेश्चन ये है कि जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको लिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें सेंटर और स्टेट जो है दोनों ही उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्कस करें तो दोनों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है तो सेंटर का, मान लो एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों ने लॉ बनाया तो सेंटर ने जो पॉइंट रखे उस सब्जेक्ट को लेकर के जो लॉ बनाया, अगर दोनों ने बनाया, दोनों में कन्फ्लिक्ट है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर यहाँ पर जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राजस्थान के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे पास पावर है, सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको सेंट्रल प्रोजेक्ट जो है वो डिक्लेयर करना है ताकि एक्स्ट्रा असिस्टेंस जो है वो इसके लिए मिल सके। राजस्थान ने अपनी तरफ से बात रखी, राजस्थान के सीएम ने, कि ये जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो भी डिप्राइविंग पीपल हैं उन सभी को ड्रिंकिंग वाटर और जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन वाटर जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिल सकता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, अलूरी सीताराम राजू जो हैं उनको 125 ईयर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की गई और इस टाइम हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी विजिट पर, उन्होंने 30 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अलूरी सीताराम राजू का ASR नगर में वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया। आप सभी को पता है कि लगभग 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। एक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था और इस फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट, मिस्टर सीताराम राजू जो हैं उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 1922 के तहत। उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर था और आप सभी को पता है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ थी। सीताराम राजू जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ट्राइबल कम्युनिटी के अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, तो यहाँ पर जो उनकी विजिट देखने को मिली, यहाँ पर उन्होंने पोटी सिर रामालू को भी एक तरीके से रिमेम्बरिंग किया गया कि आंध्र प्रदेश के, एक तरीके से आंध्र प्रदेश के अपग्रेडेशन के लिए टाइम टू टाइम किन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अगर हम बात करें पोटी सिर रामालू की, तो पोटी सिर रामालू जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, स्टेट को किस तरीके से चेंज करना है, तो उसमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिला और प्रोटेस्ट ये हुआ कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट है उनको एस्टेब्लिश किया जाए। टाइम टू टाइम जो है वो अलग अलग कमेटी बनी और इन कमेटीज़ में जो है वो डिस्कशन किया गया कि देखो लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जा सकता है। हालांकि लैंग्वेज हो सकता है एक पार्ट, लेकिन उसके अलावा और भी कंडीशन जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन और भी जो अदर फैक्ट्स हैं, जियोग्राफिकल जो रिसोर्सेज हैं, इन सभी के बेसिस पर जो स्टेट का है वो डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जो पोटी सिर रामालू हैं उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया और उसके बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उनको आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो लैंग्वेज बेसिस पर फॉर्मेशन करना पड़ा था, जिसके बाद में भी अदर स्टेट ने जो अपनी डिमांड है वो रखना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी महाराष्ट्र में जो इशू देखने को मिला, देखो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है मिस्टर कोश्यारी, उनको लास्ट काफ़ी लंबे टाइम से 17 मंथ पहले से ये डिस्कशन किया जा रहा था कि जो स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। देखो यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही थी कि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से हो, या स्पीकर को लेकर के या फिर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसी को लेकर के जो गवर्नर है और जो भी अदर मेंबर हैं उन सभी ने कोशिश की ये जो भी चेंजेस हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में उनको एक तरीके से चैलेंज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा था। तो इसी को लेकर के जो गवर्नर है उन्होंने बोला कि देखो जो इशू जब सब जुडाइस हो तो उसको आप उसको लेकर के इलेक्शन नहीं करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर अब नई गवर्नमेंट वहाँ पर बनी, तो नई गवर्नमेंट जैसे ही बनी वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने अलाउ भी कर दिया और
मिस्टर राहुल नार्वेकर जो हैं वो वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर जो हैं वो बन गई। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक तरीके से अपने आप को उनको काफ़ी ज़्यादा दूर रखना चाहिए पॉलिटिकल जो भी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है उन सभी से। यहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिला जो गवर्नर है उनके ऊपर, जिसके बेसिस पर ये लगता है कि गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने बहुत सारी पॉइंट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील को लेकर के डिस्कशन है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि काफ़ी लंबे टाइम से जब से यूएस ने अपने आप को विड्रॉ किया था JCPOA एक्ट से, उसके बाद में दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट हुआ और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से डिस्कशन चल रहा है। बीच बीच में कुछ यहाँ पर हॉल्ट जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस आर्टिकल में बताया है कि यूएस और ईरान दोनों के लिए ही ये जो डिस्कशन है इसका इम्प्लीमेंट होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को ये डिसीजन लेना चाहिए कि जो भी टॉक्स जो हैं इसमें अदर कंट्रीज़ को मीडिएशन का रोल प्ले ना करके डायरेक्ट टॉक करनी चाहिए और जो इश्यूज हैं उनको कॉमन ग्राउंड के बेसिस पर, मतलब न्यूक्लियर डील में एक कॉमन ग्राउंड जो है वो फाउंड किया जाना चाहिए और उसी के बेसिस पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए और एक क्लियर डिसीजन लेना चाहिए कि भाई डील करनी है या नहीं करनी है। आप एक लंबे टाइम से एक डिस्कशन के प्रोसीजर में चले जा रहे हो और उसका जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से ना सिर्फ यहाँ पर जो ईरान है उसको यहाँ पर कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बल्कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी इनके जो रिलेशन है उसमें कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर, जैसे हमें इंडिया के बेसिस पर देखें तो इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन जो है वो ईरान के साथ में बेहतरीन हो सकते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक हमारी रीच जो है उसको बनाए रखने के लिए ईरान जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को अगर हमें रेगुलर रखना है तो ये जो भी डील या फिर डील नहीं होनी है इसके ऊपर क्लियर स्टेटमेंट जो है वो सामने आना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है राइटर ने ये बताया है कि हमारे इंडिया जो है वो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुका है। हम जो है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडिया जो है वो रेगुलर सेलिब्रेट कर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि इंडिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन इन सभी में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप को अपग्रेड किया है। एंशियंट ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन, नॉलेज बेस, विजडम, वेल्थ, इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडिया के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में सभी एरिया में प्रोग्रेस की गई, लेकिन इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। ओके, मतलब हमारे इंडिया में जितने भी चाइल्ड हैं उसमें 35.5% स्टंटेड है, 67.1% एनेमिक है। ओके, टोटल अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है 68.2% है। मतलब हमारे यहाँ पर पुअर न्यूट्रिशन है। ना सिर्फ जो मदर होती हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, बल्कि जो भी न्यू बोर्न बेबी है उनमें भी न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो जब एक तरीके से कमज़ोर बच्चा जब पैदा होता है, कमज़ोर बेबी जो है वो बोर्न होगा, तो उसमें उसकी जो माइंड है उसका इफ़ेक्ट होगा न्यूट्रिशन के कमी होने की वजह से। और जब माइंड कम इफ़ेक्ट होगा तो स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वो उसकी पुअर देखने को मिलेगी। मतलब एक तरीके से उस पर्सन की जो एडल्टहुड तक जो है उसका न्यूट्रिशन लेवल उसको इफ़ेक्ट करेगा। मतलब उसकी जो जब एजुकेशन जो है उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, फिर उसकी जो अर्निंग है वो भी इससे रिड्यूस होगी और इसकी वजह से बहुत सारी क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती हैं। किसकी वजह से? न्यूट्रिशन के कमी होने की वजह से। तो हमें क्या करना है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने नए चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की हैं। उन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन उसको रीब्रांडिंग किया है पोषण अभियान के नाम से। ओके, और पोषण अभियान 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो भी इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि माल न्यूट्रिशन, वीमेन, चिल्ड्रन, जो भी एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं, इन सभी में माल न्यूट्रिशन को डिक्रीज़ किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड जो है वो नोडल मिनिस्ट्री के अंडर ये जो प्रोसीजर है, ये जो नया इनिशिएटिव है इसके अंडर काम करेगा। और इसमें डिसाइड किया गया है कि 1000 डेज इन लाइफ, जिसमें से 270 डेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड 730 डेज जो हैं वो बोर्न होने के बाद में।
मतलब इसमें मैटरनल लेवल पर और न्यू बोर्न बेबी दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा। दोनों में जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डाटा दे रखे हैं, जिसमें बता रखा है कि अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब लास्ट 5 ईयर में अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो वीमेन का एम्पावरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बार बार क्रेडिट भी करती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ अदर सर्विसेज जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, जैसे कि मैरिड लाइफ, मैरिड एज, अभी भी हमारे इंडिया में बात करें मिनिमम एज 18, लेकिन बहुत सारी जो मैरिज हैं वो 18 ईयर्स पहले ही हो जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें चेंज हुई, देखो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। और एजुकेशन जो है वो सिर्फ बुकिस नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसमें एक अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे अभी जो है वो हमारे CGI ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि बहुत बार ये देखने को मिलता है कि लोगों को ये लगता है कि जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट की तरफ इन्फ्लुएंस है या फिर जो अपोजिशन है उसकी तरफ इन्फ्लुएंस है। लेकिन सभी लोगों में अगर अवेयरनेस हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें देखने को ना मिले। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एजुकेशन दे दिया, लेकिन सिर्फ अगर बुकिस नॉलेज दिया है तो उसका कोई भी रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। तो बुकिस नॉलेज के साथ में, एजुकेशन के साथ में जो अवेयरनेस है वो इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो सोसाइटी में जो मैरिज एज है वो इंक्रीज़ होगी। मैरिज एज जब इंक्रीज़ होगी तो अगर हम बात करें, जो भी मैरिज एज इंक्रीज़ होने की वजह से जो गर्ल्स है उसमें अवेयरनेस क्रिएट होगी। अवेयरनेस अगर क्रिएट है तो वो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जो प्रेगनेंसी है उन सभी के लिए वो अवेयर रहेंगी। अपने जो भी हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेटेड जो बेसिस हैं उन सभी को लेकर के वो अवेयर रहेंगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी न्यूबॉर्न बेबी है उसमें भी मालन्यूट्रिशन जैसे इशू देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया जाना चाहिए और जो एजुकेशन है उसके ऊपर मेजॉरिटी तरह से फोकस किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो हर साल जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग निकलती है, जिसमें हमारे इंडिया के जो हैं वो भी इंस्टीट्यूट वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। टाइम के साथ में अगर देखें तो हमारे इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी संख्या इसमें इंक्रीज़ होने लग गई है। अब कौन कौन से बेसिस पर ये रैंकिंग निकलती है, तो इसमें एकेडमिक रेपुटेशन को 40% पार्टिसिपेशन रहता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन का 10%, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का 20%, यहाँ पर सिटेशन पर फैकल्टी जो है वो 20%, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5%, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5%। ओके, यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो रैंकिंग है इसमें कहीं भी इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क और एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स जो है उसका कहीं भी इसमें इंक्लूजन नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं उनका भी एडिशन होना चाहिए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करते हुए टाइम के साथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट की संख्या जो है वो HEI रैंकिंग में इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी विज़न को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट के साथ में इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के जो हमारी यूनिवर्सिटी है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग लेवल पर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इनकी संख्या की अगर हम बात करोगे ना तो बहुत ज़्यादा संख्या में यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यूनिवर्सिटी इंक्रीज़ करने का हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्वालिटी यूनिवर्सिटी इंक्रीज़ करने का हमारा टारगेट होना चाहिए। मतलब जहाँ भी हम इंक्रीज़ करने की सोच रहे हैं वहाँ पर क्वालिटी जो है वो एक मेजर पॉइंट होना चाहिए, मेजर फोकस होना चाहिए। और जो हमारा विज़न है, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारी रैंकिंग्स निकलती हैं, उसमें रिसर्च के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाना चाहिए। जो क्वालिटी है उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाना चाहिए, तभी जा कर के जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन निकल करके आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, जिसके लेकर के लास्ट ईयर अगस्त 2021 में ये डिसीजन लिया गया था कि 1 जुलाई 2022 से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, और अब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। ओके, सिंगल यूज़ सीधे से तरीके से आप समझ लो कि वो प्लास्टिक जिसका एक बार यूज़ होता है, जिसके बाद में दोबारा से उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। ओके, जिसमें बहुत सारी हमारी जो प्लेट होती हैं प्लास्टिक की ये होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्लास्टिक की जो कटलरीज होती हैं। ओके,
इन सभी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इमेज के थ्रू आप देख सकते हो। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो हमने बंद तो कर दिया, लेकिन बंद करने की वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लगभग 88,000 यूनिट जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व थी, वो इससे बंद हो जाएंगी। ये जो यूनिट हैं वो लगभग मिलियन पीपल को एक तरीके से जॉब प्रोवाइड करती थी, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी, और 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। देखो इससे इशू क्या था? इशू ये है, सबसे लास्ट में इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो प्लास्टिक है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है वो हैवी नहीं होता है। मतलब एक जगह आपने डंप किया तो वो उसी जगह नहीं रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह विंड के थ्रू या किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा। तो इससे जो इसका कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब कलेक्शन मुश्किल हो जाता है तो ये जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो सी के थ्रू या फिर लैंड एरिया में जो है वो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। मतलब वाटर लेवल पर और सॉइल लेवल पर जो है पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। 2016 में भी प्लास्टिक को लेकर के कुछ चेंज किया गया कि प्लास्टिक हमें बंद करना है। तो उसमें एक डिसीजन लिया गया था कि हमें क्या करना है, प्लास्टिक की जो थिकनेस है, जो पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस हमें बढ़ा देनी है। और इसकी वजह से थिकनेस जब बढ़ाएंगे तो महंगी होंगी प्लास्टिक की जो थैलियाँ, और जब प्लास्टिक की पॉलीथीन महंगी होंगी, एक्सपेंसिव होंगी, तो उनका यूज़ कम किया जाएगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देखो ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। जो 50 माइक्रोन की जो थिकनेस की हमने बात की थी, फिर उसकी जो पॉलीथीन है वो बनने लगी और लोगों ने उसका भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जो 50 माइक्रोन की जो पॉलीथीन है उसको तो डिग्रेड होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, तो मतलब हमने परेशानी को कम नहीं किया, इंक्रीज़ कर दिया। सेम इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन जो है उसके अल्टरनेटिव के ऊपर हमें मेजरली फोकस किया जाना चाहिए, तभी जा करके ये जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं उसके रिजल्ट निकल करके आते हैं। क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारे स्टेट का एग्जाम्पल दे रखा है कि जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम पहले ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया था, लेकिन वहाँ पर अभी भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आउटर स्पेस के बारे में बता रखा है कि आउटर स्पेस में हम देखते हैं कि रेगुलर हर कंट्री जो है वो अपनी तरफ से कोई ना कोई मिसाइल जो है, कोई ना कोई यहाँ पर अपनी तरफ से सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता रहता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग इंक्रीज़ होता जा रहा है। स्पेस डेब्रीज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इशू बनता जा रहा है। इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट इंडिया ने एक नेत्रा प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, जिसके थ्रू जो भी आउटर स्पेस में जो डेब्रीज हैं उन सभी को व्यू किया जा सकेगा और उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है इसके बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है देखो ज्ञानव्यापी जो मॉस्क्यू है जिसको लेकर के यूपी में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था, तो अभी 12 जुलाई को इसको लेकर के डिस्कशन होगा। कोर्ट ने जो है एडजर्न कर दिया है कि इसको लेकर के क्या रिजल्ट रह सकता है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि यहाँ पर एक मॉस्क्यू एरिया है जिसको लेकर के हिंदू जो लोग हैं उन्होंने क्लेम किया था कि ये हिंदू साइट है, इसका जो वेस्टर्न जो वॉल एरिया है वो हिंदू साइट है, तो इसको डिक्लेयर किया जाए हिंदू साइट के रूप में, हिंदू टेम्पल के रूप में। अब यहाँ पर जो है वो जुडिशरी क्या इसमें आंसर देती है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिस्कशन हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स के लिए जो भी मिनरल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी को हम अवेलेबल करवाएंगे। तो यहाँ पर $5.8 मिलियन का 3 साल तक जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। देखो यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लेकर के डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के पिटीशन डाली गई है कि हमें क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नेक्स्ट वीक जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर के डिस्कशन होगा कि इसमें जिन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है वो कुछ गलत हैं, वायलेट करते हैं किन्हीं पॉइंट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन सभी को लेकर के डिस्कशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि हमारा इंडिया जो है वो जल्द ही डिजिटल रिवॉल्यूशन में वर्ल्ड को लीड करेगा। उन्होंने बताया कि 10 इयर्स पहले क्या होता था हमारे इंडिया में, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए भी हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हाँ डिक्रीज़ हो गई हैं। हमने टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि अभी घर बैठे जो हैं ऑनलाइन ही आपके बहुत सारे काम होने लग गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं डिजिटल के, कुछ नए नए प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, चिप्स टू स्टार्टअप, ये कुछ प्रोग्राम हैं, ये उन्होंने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो आप सभी को पता है इंडिया का नेबर कंट्री है म्यांमार, और म्यांमार में अगर हम बात करें 1 फरवरी 2021 से वहाँ पर मिलिट्री रूल जो है वो लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो वहाँ पर डेमोक्रेसी अवेल करवाने की कोशिश की गई थी लोगों के द्वारा, लेकिन जो मिलिट्री है उनको लगा कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी जो पावर है वो स्नैच की जा रही है, तो इसके बेसिस पर उन्होंने सारी जो पावर है वो अपने अंडर कर ली। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद में म्यांमार ने एक रीजनल मीटिंग को होस्ट किया है। यहाँ पर जो मेकोंग रिवर है उसका जो डेल्टा रीजन है, कौन कौन से कंट्रीज जो हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिसमें म्यांमार है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, चाइना, इन सभी के जो हेड है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। मेकोंग रिवर को लेकर के डिस्कशन हुआ कि मेकोंग रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो लोअर एरिया में, मेकोंग रिवर के लोअर एरिया में जो कंट्री हैं उनको इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना ने अपने 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो हैं वो मेकोंग रिवर पर इम्प्लीमेंट किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, स्वीडन और फिनलैंड जो नाटो को ज्वाइन करने वाले थे, तो उन्होंने जो भी डिस्कशन है उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रखा है। वैसे ये माना जा रहा है कि आज जो है वो स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन कर लेंगे। देखो स्वीडन और फिनलैंड जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने अपने आप को मिलिट्री फ्री रखा, मिलिट्री से न्यूट्रल तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, लेकिन लास्ट मंथ जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। उनका जो फियर है उसका एक मेजर रीजन ये है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो सी और लैंड बॉर्डर एरिया जो है वो शेयर करते हैं रशिया के साथ में, तो उनको लगता है कि यूक्रेन के साथ में जो इशू देखने को मिल रहा है वो इन कंट्रीज़ के साथ में भी देखने को मिल सकता है, और इसीलिए वो अपने आप को मिलिट्री बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे द हिंदू न्यूज़पेपर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।